हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं छोटे लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक अधिगम संबंधी विकारों के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपने किसी भी टीईटी एग्ज़ाम का जो पेपर है अगर एनालाइज किया होगा तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि उस एग्ज़ाम पेपर में अधिगम के जो विकार होते हैं यानी कि जो समस्याएं होती हैं अधिगम करने में, उससे क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ज़रूर मिले होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले जो अधिगम संबंधी विकार हम देखेंगे या डिसेबिलिटी देखेंगे वो है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि अगर अधिगम संबंधी जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उससे अगर क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादातर आपको डिस्ग्राफिया से ही क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि डिस्ग्राफिया जो है वो किससे संबंधित विकार है। और बिल्कुल फैक्चुअल जो है ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको याद करने की ज़रूरत है। बस एक बार रीड कर लेंगे तो आपको आराम से आप आंसर जो है अपना टिक कर पाएंगे। तो डिस्ग्राफिया जो है जैसा कि लिखा हुआ है लिखनी संबंधी विकार है एक। मतलब इसमें क्या होता है, बालक को लिखने में परेशानियां जाती हैं और लिखने में जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कोई बालक है वो बी और डी में अंतर पहचान नहीं पाता है या फिर डी को बी या बी को डी लिखता है। तो ये वैसा ही प्रकार का विकार है जिसमें बालक को लिखने में क्या होती है, परेशानियां जाती हैं। ठीक है। और अगला जो विकार हो जाएगा वो हो जाएगा डिसलेक्सिया। यानी डिसलेक्सिया से भी काफ़ी बार क्वेश्चन, ये दो समझ लीजिए आप, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया जो है ये तो बिल्कुल आपको रखे ही मिलते हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो लगभग ये दोनों से ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले होंगे अपने पेपर में। तो डिसलेक्सिया जो है ये पठन संबंधी विकार है, यानी कि इसमें क्या होता है, बालक को पढ़ने में क्या होती है, प्रॉब्लम जाती है, यानी कि पढ़ने में उसको कठिनाई जाएगी। मतलब कि वो पढ़ने में कठिनाई महसूस करेगा, उसको अक्षर की समझ नहीं होगी, अक्षरों को समझने में उसको दिक्कत जाएगी। ठीक है। तो ये पठन संबंधी विकार है, यानी कि पढ़ने से रिलेटेड जितनी समस्याएं जाती हैं तो उसको हम कह देंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है, तो ये डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। और अगली जो समस्या हो जाएगी वो हो जाएगी डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो है ये आपको एग्ज़ाम में कम देखने को मिला होगा, लेकिन क्या है कि इसको भी अपन को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें क्या होता है कि बालक को लिखने, बोलने और पढ़ने, इन तीनों चीज़ों में अगर समस्या जाती है किसी बालक को, मतलब कि वो लिख भी नहीं पा रहा है ठीक से और पढ़ने में भी उसको काफ़ी समस्या जा रही है, यानी कि अक्षरों को पहचानने में उसको दिक्कत जा रही है ना, और बोलने में भी दिक्कत जा रही है अगर, है ना, मतलब बोल नहीं पा रहा है, रुक रुक के बोल रहा है। तो अगर इस तरीके की अगर समस्या किसी बालक को जा रही है तो हम कह देंगे कि उसको कौन सी समस्या है, उसको डिस्प्रैक्सिया की समस्या से वो पीड़ित है। इस वजह से वो क्या नहीं कर पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है या पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है। अगला जो विकार हो जाएगा वो हो जाएगा डिसकैल्कुलिया। कोशिश ये करिएगा कि इसी टर्म से क्या कर लें आप, उसका जो एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक इस तरीके से उसको अगर शब्द को ही अगर हम समझ लेते हैं ठीक तरीके से तो हमें आराम से ये पता चल जाएगा कि ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर किससे रिलेटेड ये विकार है। जैसे कि डिसकैल्कुलिया, अब कैलकुलिया से ये वाला वर्ड अगर अपन निकालते हैं, इसका लास्ट वाला कैलकुलिया, यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड करके अगर अपन इसको चलेंगे तो कैलकुलेशन किस में होती है, तो मैथ में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसीलिए ये जो विकार है वो किससे संबंधी हो जाएगा, गणना संबंधी। सारे ही ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनसे हम क्या समझ सकते हैं। जैसे डिस्ग्राफिया से अगर हम निकालें ग्राफ, तो ग्राफ हम पेपर पे बनाते हैं, है ना, तो लिखते हैं उसको, तो लिखने संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगी। और डिसलेक्सिया, सिलेक्सिया की मतलब अपन सेलेक्ट करके अगर जैसे वर्ड होता है सेलेक्ट करना, ठीक है, तो सेलेक्ट
करने को अगर अपन लोग क्या कर लेते हैं, अगर कीवर्ड मान के चलते हैं कि सिलेक्ट करना, है ना, पढ़ने में क्या करता है वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है ना, बालक जो है वो पढ़ने में सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है कि किस वर्ड का ये मतलब होता है या किस वर्ड को हम किस तरीके से बोले, है ना। तो इसको अगर वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। अब प्रैक्सिया से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस वर्ड हम इससे निकाल सकते हैं, प्रैक्सिया से क्या निकाल सकते हैं, इंग्लिश का वर्ड प्रैक्टिस निकाल सकते हैं। और प्रैक्टिस हम किस चीज़ की करते हैं भाई, लिखने की भी तो प्रैक्टिस करती है, बोलने की भी, अच्छी तरीके से बोलने की भी प्रैक्टिस की जाती है, और पढ़ने की भी प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आती हैं। तो अगर हम इस तरीके से अगर रिलेट करके चलेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से और आराम से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो डिस्प्रैक्सिया से ये इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। कैलकुलिया का हमने बता ही दिया है पहले ही कि डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड है, गणना संबंधी विकार हो जाएगा, यानी कि मैथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो जाएंगी डिसकैलकुलिया की हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले विकार की ओर। ये क्या है, ये है तो डिस्पेजिया। अब डिस्पेजिया को किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, हम लास्ट का वर्ड देखेंगे पेजिया, तो स्पीड मतलब आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा फील, स्पीडिया पीडिया, है ना, डिसस्पीडिया मतलब उस तरीके का। तो डिस्पेजिया उसी से, स्पीड से ही रिलेटेड है ये, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि गति संबंधी विकार, तो ये जो विकार हो जाएगा यानी कि ये स्पीड से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें बालक जो है वो स्पीड को नहीं पकड़ पाएगा, या फिर स्पीड से कोई काम नहीं कर पाएगा, या पढ़ नहीं पाएगा, या लिख नहीं पाएगा, मतलब बहुत ही धीरे स्लो काम करेगा, है ना। तो इस तरीके का अगर उसमें समस्या जा रही है या इस तरीके का विकार हम उसमें देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो बालक जो है वो किस समस्या से पीड़ित है, तो वो डिस्पेजिया से पीड़ित बालक हो जाएगा। अगला जो विकार है उसको भी हम देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, डिस्मेंशिया। अब डिस्मेंशिया से हम क्या कीवर्ड निकाल सकते हैं, डिस्मेंशिया से हम निकाल सकते हैं मेंटल, है ना। अगर हम इनको इंग्लिश में स्पेलिंग इनकी लिखेंगे ना तो इनको आराम से हम देख पाएंगे कि ये जो कीवर्ड्स मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, वो आराम से आपको दिखने लगेंगे अलग से ही, है ना, अगर इंग्लिश में आप इसको लिखेंगे, है ना। तो डिस्मेंशिया से हम क्या निकाल सकते हैं, मेंटल। और मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम जो रहती हैं वो किस तरीके से रहती हैं कि देखिए मेंटल प्रॉब्लम क्या है, चिंतन करना, सोचना विचारना, ये सब क्या है, ये मेंटल ही तो है। और स्मरण करना, तो किसी भी चीज़ को अगर हम स्मरण कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो किससे रिलेटेड कर रही हैं, ये तो रिलेट कर रही हैं मेंटल प्रॉब्लम से। तर्क करना हो जाएगा। अब तर्क करना भी किससे रिलेटेड है, हमारी मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड है ना। अगर दिमाग होगा किसी व्यक्ति में बहुत अच्छा काम कर रहा होगा तभी तो वो तर्क कर पाएगा, है ना। तो तर्क करना, चिंतन करना या स्मरण करना, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये किससे रिलेटेड हो सकती हैं, मेंटल यानी कि माइंड से रिलेटेड। तो हम इसको तुरंत ही टिक कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं ये किससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हो जाएंगी डिस्मेंशिया से। और मेंशिया से हमें क्या निकाल लेना है, कीवर्ड्स मेंटल, ठीक है। अगला जो विकार हो जाएगा वो हो जाएगा अफेशिया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, अब अफेशिया से हम कई बार इसको अफेजिया भी बोल देते हैं, है ना। कई बार ऐसा एग्ज़ाम पेपर में ऐसा आया हुआ है, अफेजिया करके लिखा हुआ था, है ना। तो अफेजिया और अफेशिया एक ही बात है, आप थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भाषा संबंधी प्रॉब्लम है ना। अगर किसी भी बालक को भाषा में प्रॉब्लम जा रही है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये किससे पीड़ित है, ये बालक ये अफेशिया से पीड़ित है। अगला जो विकार हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बुलिमिया। बुलिमिया से हम क्या समझ सकते हैं, तो बुलिमिया से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि बालक को अगर खाना अच्छा नहीं लग रहा है, या वो खाने में परेशानी उसको हो रही है, या फिर वो परेशान कर रहा है खाने में, खाना उसको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर बार बार वो मना करता है खाने के लिए, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं किसी बालक में तो हम क्या कह सकते हैं उसको, यह जो बालक है वो बुलिमिया से पीड़ित है।
यानी कि किसी भी प्रकार की भोजन ग्रहण संबंधी अगर हम परेशानी देखते हैं किसी भी बालक में, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह बालक जो है वो बुलिमिया से पीड़ित है। ठीक है। इसके बाद अगला विकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, यानी कि 9th नंबर का जो विकार हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपरलैक्सिया। तो हाइपरलैक्सिया जो है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि बालक को वाक्यों को समझने में परेशानियां जाती हैं। जैसे कोई बच्चा है तो वो क्या कर पाएगा, वाक्य जो लिखा हुआ है उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाएगा, या फिर उसको कठिनाई जाएगी कि उसका अर्थ निकालने में कि क्या इसका सेंस है। वाक्यों से संबंधित जो विकार हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हाइपरलैक्सिया। ठीक है। तो इसके बाद जो अगला विकार हो जाएगा हमारा, यानी डिसेबिलिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी प्रोजेरिया। अब प्रोजेरिया में क्या होता है, ये बहुत ही ख़तरनाक टाइप का विकार है और काफ़ी कम बालकों में ये देखने को मिलता है, लेकिन ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि देखिए कितना इसका भयानक परिणाम है कि कम उम्र में ही क्या होने लगते हैं, बालक वृद्ध होने लगते हैं। यानी कि बुढ़ापे के जो लक्षण हैं वो कम उम्र में ही, मतलब कि बचपन की एज में ही वो बूढ़े होने लगते हैं। देखिए सुनने में ही कितना भयानक लग रहा है ये, है ना। तो ये जो विकार हो जाएगा इसको क्या बोल देंगे हम, प्रोजेरिया। अगला जो विकार हो जाएगा यानी कि डिसेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी अलेक्सिया। अब अलेक्सिया इसमें क्या होता है, इसमें ये ख़ास बात है कि ये जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जन्म के बाद होगा ये। जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है अगर बच्चे के साथ या बालक के साथ, तो क्या होता है उसके अगर मस्तिष्क में या फिर उसके दिमाग में, सिर में चोट आ जाती है, जिसके कारण उसको क्या हो जाता है कि कई सारी परेशानियां जाने लगती हैं। फिर वो समझने में दिक्कत करता है, या फिर उसको कोई भी चीज़ बोलने में या फिर समझने में, या फिर मंद बुद्धि हो जाता है ना। तो इस तरीके का जो विकार होता है, मतलब ये एक तरीके से कह लें कि कृत्रिम रूप से जो होता है ना। तो कृत्रिम रूप से अगर मस्तिष्क में चोट आ जाने के कारण अगर किसी भी प्रकार की परेशानी जाती है, तो ऐसे विकार को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे विकार को हम बोल देंगे अलेक्सिया। ओके। तो अगला जो विकार हो जाएगा यानी कि 12th नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रेक्सिया। अब इसमें क्या होता है, अप्रेक्सिया में मुख्य रूप से जो भी सारे सूक्ष्म गतिक कौशल संबंधी परेशानियां जाएंगी या फिर इससे संबंधित जो विकार होंगे वो किस में आ जाएंगे, हमारे अप्रेक्सिया में आ जाएंगे। अब ये क्या होते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे कि जिनमें हमारा फिजिकल मूवमेंट होता है, जैसे कि लिखने में हम हाथ का यूज़ करते हैं तो हाथ हमारा गति करता है, चलना पैरों के द्वारा चला जाता है तो पैर गति करते हैं। तो जिनमें भी शरीर क्या करता है, गति करता है, किसी भी तरीके से मूवमेंट होता है शरीर में, ऐसे कौशल जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाते हैं। और इन्हीं से संबंधित जो बीमारी होगी या फिर डिसेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी, वो हो जाएगी अप्रेक्सिया। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ADHD। ये महा इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। ADHD से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस CTET से लेकर UP TET MP TET हर टेट एग्ज़ाम में ADHD से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। तो इस पर आप स्टार लगा लीजिए एक। इसका जो मतलब होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अटेंशन यानी अवधान से संबंधित जो विकार होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स रहती हैं या परेशानियां रहती हैं वो ADHD के अंतर्गत आ जाएंगी। अब अटेंशन कैसे, तो इससे पीड़ित बालक जो रहेगा वो कंसंट्रेट ढंग से नहीं कर पाएगा, या फिर उसको सही तरीके से एकाग्र होने में दिक्कत जाएगी, है ना, ध्यान नहीं लगा पाएगा कहीं एक जगह पे अच्छी तरीके से, है ना। तो इस तरीके की अगर परेशानी अगर किसी बालक में जा रही है तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि यह बालक जो है वो ADHD का शिकार है और ये ADHD का पीड़ित बालक है ये।
अगर ADHD पर अगर आप कहें तो ADHD पर पूरी की पूरी वीडियो बन सकती है एक, है ना, और काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। तो अभी तो हम इसको शॉर्टली ही समझते हैं कि अवधान संबंधी जो विकार होता है वो होता है ADHD। अगला जो हमारा विकार हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्मॉर्फिया। अब डिस्मॉर्फिया में क्या होता है कि जैसे कोई बालक है, उसको इमेजेस समझ में नहीं आ रही हैं, किस प्रकार की आकृति है ये समझ में नहीं आ रही है, या परेशानी जा रही है ना। तो किसी भी तरीके की अगर उसको इमेज या आकृति या साइज में अगर समझ नहीं आ रही है या फिर उसको परेशानी जा रही है, जैसे आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि बालकों को क्या दे दिए जाते हैं, छोटे छोटे कार्ड्स दे दिए जाते हैं, उनको अरेंज करना होता है ना। तो उसमें काफ़ी सारे पिक्चर्स वगैरह भी बने रहते हैं, तो उनको मिलाना पड़ता है जिससे एक पूरी इमेज बन जाती है। तो उस तरीके की जो क्रियाएं रहती हैं वो अगर कोई बालक नहीं कर पा रहा है तो हम क्या बोल देंगे उसको कि वो जो है बालक वो डिस्मॉर्फिया से पीड़ित बालक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले विकार की ओर, जो कि 15 नंबर का है। ये है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो विकार है काफ़ी बालकों में आजकल देखने को मिल सकता है आपको। डिस्थीमिया जो है ये तनाव से या टेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। तो काफ़ी बालक इससे प्रभावित हो जाते हैं, है ना। तो देखिए, तनावग्रस्त होना इसका एक लक्षण हो जाएगा, यानी कि टेंशन हो जाएगी बालक में, अपनी टेंशन में डूबे रहेंगे वो, है ना। और हो सकता है किसी से बताएं भी नहीं, तो इससे क्या हो सकते हैं, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कई बालक, है ना। तो ये जो हो जाएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला जो विकार है वो हो जाएगा एमनेशिया। अब एमनेशिया जो है इसमें क्या होता है, बालक कोई भी चीज़ अगर पढ़ता है या लिखता है या मेमोराइज करने की कोशिश करता है तो उसको याद नहीं रहती है, वो भूल जाता है। तो अगर इस प्रकार का लक्षण अगर आपको किसी बालक में देखने को मिलता है कि वो चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं कर पा रहा है या आपने उसको कुछ पढ़ाया है तो वो समझ कर याद नहीं कर पा रहा है उसको, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि ये बालक जो है वो एमनीशिया से पीड़ित है या फिर उसको एमनीशिया है ना। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा विकार। तो फ्रेंड्स, ये रही कुछ डिसेबिलिटीज़ जिनके बारे में हमने जाना, या फिर इन्हीं को हम बोल देंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या फिर अधिगम संबंधी विकार भी हम इन्हीं को बोल सकते हैं। तो जितने भी आज हमने ये सारे यानी 16 प्रकार के लगभग हमने आज डिसेबिलिटीज़ के बारे में जाना, तो 99% फ्रेंड्स ऐसे चांसेस हैं कि यहीं से क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और जितनी भी हमने जो डिसेबिलिटीज़ हैं कवर किए हुए हैं, इनसे बाहर आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। और भी हमारे वीडियोज़ जो हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप सीधे उन्हीं क्लासेस पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, और आपको ये क्लासेस जो हैं वो किस तरीके से लग रही हैं, या हेल्पफुल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो वो भी आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आपने जो अपना कीमती समय दिया है वो दिया है IMP क्लासेस को, तो बने रहें IMP क्लासेस के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।